So hey guys, welcome back to another novel explanation of Renegade Immortal and I hope कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो मज़े में होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहती हूँ कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना आज के इस वीडियो में तुम्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला, क्योंकि आज से Renegade Immortal का नया आर्क शुरू होने वाला है, जो कि अब तक के देखे गए आर्क से सबसे ज़्यादा पीक लेवल पे है। वांगलिन के बहुत से रेयर ट्रेजर से लेकर हेवन डिफाइंड बीट के अंदर का राज, लेकिन यहाँ तक कि टाओशिन से जुड़ी हमें बहुत से सीक्रेट्स इस आर्क में जानने को मिलेंगी। तो चलो फिर बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा जहाँ पे वांगलिन ने दो जियान को एक सक्सेसफुली सेलेस्टियल पपेट में कन्वर्ट कर दिया था। साथ ही यहाँ का जो फोर्स था, यानी कि इस गड्ढे का जो पावरफुल सक्शन फोर्स था, वांगलिन इसके साथ अपनी बॉडी को भी सक्सेसफुली ढाल लेता है और अब वांगलिन के बॉडी के ऊपर इस सक्शन फोर्स का कोई असर नहीं होता। कि तभी वांगलिन उस स्क्रॉल से आ रही मिस्टीरियस सी वुमेन की आवाज को सुनकर यहाँ पर ये जो पिट था इसके बिल्कुल बॉटम में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे एक वर्टेक्स नजर आता है जो कि उसे ऑल हेवन स्टार सिस्टम से कनेक्ट करता है। लेकिन वांगलिन जानता था कि फिलहाल वो ऐसा खतरा नहीं ले सकता, इसी वजह से वो उस लड़की समेत उस स्क्रॉल को एक क्रैक के अंदर मौजूद छोटी सी जगह में पूरी तरीके से सील कर देता है और चट्टानों से कवर कर देता है ताकि यहाँ पर फ्यूचर में कोई भी इसका पता ना लगा पाए। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम वांगलिन को देखते हैं, जहाँ पर उस लड़की को सील करने के बाद वांगलिन उस गड्ढे के बिल्कुल ऊपर आ जाता है, जहाँ पर वांगलिन भी ये देखकर सरप्राइज था कितने साल बीतने के बाद भी मॉस्किटो बीस्ट अभी भी वांगलिन का यहाँ पे वेट कर रहा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि अपने मॉस्किटो बीस्ट से वांगलिन को पता चलता है कि असल में सीनियर ज़ियाओई और बाकी सब के साथ क्या हुआ था, जहाँ पे उसे पता चलता है कि जो कल्टीवेशन कपल्स थे उन लोगों ने सीनियर ज़ियाओई समेत चेनलोंग और ग्रेट दोनों को अपने पास बंदी बना लिया था। अब यहाँ पे वांगलिन समझ चुका है कि अब वक्त बहुत ही ज्यादा बीत चुका है, जिसका मतलब ये है कि ऑलसीर और बाकी सबके आने का वक्त हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि वांगलिन को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तो वो यहाँ पर अपने मॉस्किटो बीस्ट पे सवार होकर सीधा वाटर डेमन कंट्री की तरफ रवाना हो जाता है, क्योंकि 15 साल मेहनत करने के बाद अब वांगलिन के बॉडी के ऊपर इस सक्शन फोर्स या यहाँ मौजूद कोई भी फोर्स का असर नहीं होता। तो इसी वजह से वो जहाँ से आया था वहीं से एस्केप करने लगता है। इसी के साथ जब वांगलिन बाहर की तरफ पहुंच जाता है तो वो देखता है कि उसके सामने 2000 से भी ज्यादा जो मॉस्किटो थे वो उसे फॉलो करके आ गए थे। अब वांगलिन जिन्हें कंट्रोल कर सकता है, यानी कि जो अभी पूरी तरीके से अडल्ट नहीं हुए थे, तो वांगलिन उन्हें अपने पास रख लेता है। इसी के साथ वांगलिन यहाँ से तेजी से रवाना हो जाता है, क्योंकि उसे ऑलसीर के आने से पहले इस जगह को छोड़ना होगा। इसी दौरान वांगलिन यहाँ पर अपने पीछे हर एक सबूत को मिटाना चाहता था, तो वो सबसे पहले उस चौथे केव की तरफ जाने वाले उस ट्रांसफॉर्मेशन अरे को पूरी तरीके से मिटा देता है, ताकि यहाँ पे ब्लड एंसेस्टर ना आ पाए और अपनी बेटी और इस केव के बारे में उसे पता न चल पाए। इसी के साथ वांगलिन अपना प्लान बना चुका था कि अगर इसे ऑलसीर से बचना है और ली मोआन को रिवाइव करना है तो उसे ऑल हेवन स्टार सिस्टम में जाना होगा, क्योंकि अगर ऑलसीर को बचना है तो उसका बस एक ही रास्ता है कि भाई पूरे के पूरे ये जो स्टार सिस्टम है इसे ही छोड़ दो। इसी वजह से वांगलिन यहाँ पर एक आखिरी बार सोल रिफाइनिंग ट्राइब में जाता है, जहाँ पे वो एक आखिरी बार इस ट्राइब को बहुत ही अच्छे से देखता है। साथ ही वो यहाँ पे ओयांग हुआ को भी कुछ ट्रेजर्स और टेक्निक्स देता है, और 13 जो कि उसके लिए सबसे ज्यादा वफादार रहा इतने सालों तक, वो उसे फाइनली जायंट डीमन क्लैन की वो जो ट्रू बॉडी टेक्निक थी वो भी पूरी दे देता है और कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि इसके जरिए से तुम अपनी बॉडी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लोगे, इतना ज्यादा कि कभी भी तुम्हारा कल्टीवेशन ना करने का रिग्रेट तुम्हारे अंदर ना हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरा का पूरा ट्राइब समझ जाता है कि शायद उनका ये एंसेस्टर अब यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है, पर वो लोग शुरू से ही जानते हैं कि कोई भी फॉरेनर हमेशा के लिए डीमन स्पिरिट लैंड में नहीं रहता। इसी के साथ वांगलिन यहाँ से निकल जाता है और उसे जाता हुआ देखकर पूरा का पूरा सोल ट्राइब उसे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ फेयरवेल कहता है। अब यहाँ से वांगलिन सीधा मोलियाई से किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए निकल जाता है, और वो थी सीख ज़ायो की मौत। यहाँ पे वांगलिन पलक झपकते ही उसके मेंशन में घुसता है, अपने उस पपेट के जरिए से उसकी जान ले लेता है, और चैन टाओ वांगलिन के इस पपेट की ताकत को देखकर पूरी तरीके से दंग रह जाता है। और वो वांगलिन से कुछ कहने वाला था कि तभी वांगलिन उससे कहता है कि अभी मैं जरा जल्दी में हूँ, लेकिन इतना कहूंगा कि चाहे जो हो जाए मास्टर पे कभी भी भरोसा मत करना और उससे थोड़ा दूर रहना। इसी के साथ वांगलिन बिजली की स्पीड के साथ यहाँ से टेलीपोर्ट होकर सीधा वापस से उसी अबिस में जाने लगता है, क्योंकि वांगलिन हमेशा हमेशा के लिए इस अलायंस स्टार सिस्टम को छोड़ने वाला था। लेकिन तभी यहाँ पर बिजलियां कड़कती हैं और हम देखते हैं कि ये जो डीमन स्पिरिट लैंड है इसका गेट ओपन होने लगता है, क्योंकि अब बारी आ चुकी थी बहुत ही बड़े बड़े कल्टीवेटर्स की एंट्री की। यहाँ पर वांगलिन भी इस चीज को फील कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंग त्यानू, ऑलसीर, ब्लड एंसेस्टर ये सभी लोग यहाँ पे पहुंच चुके थे। सभी के चेहरे बता रहे थे कि ये लोग किसी न किसी रीजंस के चलते यहाँ पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम ब्लड एंसेस्टर को देखते हैं, जहाँ पर उसका चेहरा बयां कर रहा था कि उसे पूरी तरीके
तरीके से कंफर्म हो चुका है कि उसकी बेटी अभी बहुत बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि बीते 100 सालों से भी ज्यादा वक्त के लिए वो अपनी बेटी से कनेक्शन नहीं बना पाया। वहीं दूसरी तरफ लिंग त्यान को देखते हैं, जहाँ पर उसे भी पता चल चुका है कि उसके ये जो 12 डिसाइपल्स हैं उनमें से 9 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, क्योंकि उसके डिवाइन सेंस से वो 9 स्वॉर्ड पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। यहाँ पर लेकिन सबसे मिस्टीरियस एक्सप्रेशन अगर किसी का था तो यहाँ पे ऑल सीर का था, क्योंकि आज से ठीक 12 साल पहले उसे भी ऐसी फीलिंग आई थी वांगलिन से रिलेटेड कि कहीं ना कहीं उसे सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट का सीक्रेट पता चल चुका है। अब गाइस, क्योंकि वांगलिन इस पूरे के पूरे प्लेनेट को छोड़ने वाला है, यानी कि इस पूरे के पूरे स्टार सिस्टम को, तो यहाँ पर वांगलिन फुल अलर्ट होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डीमन स्पिरिट लैंड का एंट्रेंस ओपन हो जाता है, जिसके जरिए से एक पोर्टल बनता है और हम देखते हैं कि ये जो बड़े बड़े दिग्गज थे ना, ये सेकंड्स में अंदर आ जाते हैं और सभी लोग आते साथ ही अपने डिवाइन सेंसेस से अपने अपने लोगों का पता लगाने लगते हैं। लेकिन ऑल सीर यहाँ पे बस वांगलिन को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे पता है कि वांगलिन को अगर इसका सीक्रेट पता चल चुका है तो वो यहाँ से भागने की फिराक में होगा। अब यहाँ पे त्यानहू आते साथ ही एक बहुत ही पावरफुल शॉक वेव के साथ ग्रीड का नाम पुकारता है, जिस वजह से पूरा का पूरा आसमान यहाँ पे गूंज उठता है। इवन की सभी लोग इस हलचल को फील कर पा रहे थे, पर तभी यहाँ पे जो कल्टीवेशन कपल्स थे वो उसकी आवाज को सुनकर इमीडिएटली इसके सामने टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि लिंग त्यानहू आखिर ग्रीड का नाम क्यों ले रहा है। यहाँ पे ब्लड एंसेस्टर भी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जी जान लगा लेता है, यहाँ तक कि एक टॉप सीक्रेट स्पेल का भी यूज करता है, बट एट द एंड उसे कुछ नहीं मिलता। इसी के साथ कल्टीवेशन कपल्स अपने पास से ग्रीड और यहाँ पर लिंग त्यानहू का वो फेवरेट डिसाइपल चेन लॉन्ग दोनों को बाहर निकालता है और यहाँ पर चेन लॉन्ग आते साथ ही लिंग त्यानहू को सब कुछ बता देता है कि आखिर कैसे इस ग्रीड के बच्चे ने इन्हें सैक्रिफाइस करके उस टोकन को अचीव करने की कोशिश की, साथ ही उसके सारे दोस्त भी इसी के हाथों मारे गए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ग्रीड था वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था। वो यहाँ पर कहने लगता है कि लिंग त्यानहू, इससे पहले कि तुम कोई फैसला लो, मेरी बात जरा अच्छे से सुनो। जरा इस चेन लॉन्ग से पूछो कि क्या इसने मुझे खुद देखा, मैंने ही इन सबको मारा। यहाँ पर चेन लॉन्ग लिंग त्यानहू को ये भी बता देता है कि मैंने ऑलमोस्ट उस टोकन को भी अचीव कर लिया था, लेकिन इस ग्रीड की वजह से मैं उसे नहीं ले पाया। अब टोकन का सुनते साथ ही सभी का ध्यान उस पे जाता है, पूछने लगता है कि बताओ आखिर वो टोकन कहाँ पे है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्रीड है वो सब कुछ सच बता देता है कि टोकन मेरे पास नहीं है और ना ही मैंने बाकी के लोगों को मारा है, चाहो तो तुम अपने डिसाइपल से पूछ सकते हो। अब यहाँ पे चेन लॉन्ग ने भी, क्योंकि ग्रीड को किसी को भी मारते नहीं देखा था, तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है कि मैंने कुछ भी क्लियरली नहीं देखा, लेकिन इसने हमें जान से मारने की पूरी कोशिश की। जिस पे ग्रीड बताता है मैंने अगर कोशिश की भी है, लेकिन वो वांगलिन है जिसके पास वो टोकन भी है और जिसने इन सभी को जान से मारा है, तो बेहतर होगा कि मुझ पे इल्जाम ना लगाया जाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लड एंसेस्टर और ऑल सीर दोनों ही बहुत ही शॉकिंग वे में अपनी आंखें खोलते हैं और ऑल सीर कहने लगता है कि वो वांगलिन यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है और ब्लड एंसेस्टर इसलिए शॉक्ड था क्योंकि यहाँ पे आते साथ ही उसने अपने डिवाइन सेंसेस को फैला लिया था और उसे वांगलिन के पास मौजूद बैग ऑफ होल्डिंग से ही अपनी बेटी की ऑरा आ रही थी। दूसरी तरफ वांगलिन, जो कि बहुत तेजी से इस होल के जरिए से सीधा बॉटम की तरफ जा रहा था, क्योंकि वांगलिन अब ऑल हेवन स्टार सिस्टम की तरफ जाने वाला था और यहाँ पर वो सक्शन फोर्स की वजह से बहुत ही फास्टली बिल्कुल बॉटम तक जाने लगता है और यहाँ पर लिंग त्यानहू, ऑल सीर सभी लोग इसका पीछा करने लगते हैं और वांगलिन समय रहते सीधा उस वॉर्टेक्स के करीब पहुंच जाता है और अब वांगलिन ऑल हेवन स्टार सिस्टम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाता है और उसके जरिए से यहाँ से सेकंड्स में ही डिसअपीयर हो जाता है। और जाने से पहले वांगलिन अपनी एक वॉइस पीछे छोड़ देता है जो कि सभी को सुनाई देती है और वांगलिन कहता है कि वैसे मैं तुम सभी की जानकारी के लिए एक बात बता दूं, यहाँ पर टोटल 3 फेक केव नहीं बल्कि 4 फेक केव्स हैं और उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग उसे ढूंढ लोगे। अब यहाँ पर वांगलिन सभी को टीज करते हुए चला जाता है, जो सुनकर सभी लोग शॉक्ड थे, लेकिन याओ ज़िग्ज़ू का फादर जानता था कि वांगलिन किस बारे में बात कर रहा है। इसी वजह से वो यहाँ पे ये बात एडमिट करता है कि हाँ, उस 4th केव के बारे में मुझे पता है, लेकिन तुम लोग देख सकते हो कि टोकन किसके पास है और उसके बिना हम किसी भी केव को ओपन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम ऑल सीर को देखते हैं जहाँ पर उसका एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस था, क्योंकि ये बुढ़ा ये पूरा का पूरा सीक्रेट्स का खजाना है। इसके सिर के एक बाल से लेकर पैर की जो उंगली होती है ना, वहाँ तक सीक्रेट्स छुपी हुई है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ये तुम्हें इस नॉवेल के आगे पता चलेगा। जिसके साथ ही अब सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हम वांगलिन को ऐसे तो जाने नहीं दे सकते, क्योंकि हमें हर हाल में वो टोकन चाहिए। पर यहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और भरोसे के लायक तो है नहीं। इसी वजह से ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ पे उस इंसान को भेजेंगे जिसके पास केव का एक्सेस नहीं है, यानी कि ग्रीड लोग अपने सबसे पावरफुल मेथड्स और टेक्निक्स का यूज करके ग्रीड को उस जगह पे भेजने वाले थे ताकि वो वांगलिन का सामना कर सके और उससे वो टोकन ले आ पाए। इसी के साथ अब हमें वांगलिन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके सामने एक बहुत बड़ा गैलेक्सी का वॉर्टेक्स टाइप के नजर आता है, जिसके आसपास बहुत से प्लैनेट्स थे, इतने ज्यादा कि
कोई भी काउंट नहीं कर सकता था। फिर हमें बताया जाता है कि असल में जो ऑल हेवन स्टार सिस्टम है ये हमारे जो अलाइन स्टार सिस्टम है जिससे कि वांग लिन बिलोंग करता था उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है। सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर कोई सेक्ट नहीं है क्योंकि ऑल हेवन स्टार सिर्फ ब्लड लाइन को प्रायोरिटी देती है। यहाँ पर कोई सेक्ट कोई पावर काम नहीं करता बल्कि तुम्हारी ब्लड लाइन यहाँ पे सबसे ज्यादा मैटर करती है, यानी कि तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो। इसी के साथ पास के एक प्लेनेट में हमें 4 लोगों को दिखाया जाता है जिनमें से एक फीमेल थी और 3 मेल थे। और यहाँ पर जो फीमेल थी वो ज्यादा पावरफुल थी और बाकी सारे जो बंदे थे ये लोग सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज पे थे और वो जो फीमेल थी वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पे थी। फिलहाल इनके पीछे कुछ इंसेक्ट पड़े हुए थे जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक थे और ये तीनों अपनी जान बचाकर उस लड़की के साथ भाग रहे थे। हमें बताया जाता है कि ये चारों असल में रानियन प्लेनेट से आए हुए थे जिसमें से जो 3 लोग होते हैं उनका नाम है सन शू सेन, रान फेंग और रान चैन और उस लड़की का नाम है रान यू। जिसके बाद स्टार कंपास का यूज करके ये लोग स्पेस में ट्रैवल करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन वो भी अपने स्टार कंपास के जरिए से यहाँ पे ट्रैवल कर रहा था क्योंकि वो नया नया यहाँ पे आया था। अब यहाँ पर इनमें से एक बंदा आपस में कहने लगता है कि यार आखिर ये रेड स्टोन क्या है कि इसकी वजह से ये सारे इंसेक्ट हमारे पीछे पड़ गए। हमारे पास तो कोई थंडर एनर्जी भी नहीं तो हम इन सारे इंसेक्ट को धूल चटा के रख देते। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके आसपास ग्रे फॉग मौजूद था कि तभी यहाँ पर इनमें से एक बंदा फील कर पा रहा था कि इनके सामने कोई बंदा आ रहा है और वांग लिन की नजर भी यहाँ पर इस फॉग की तरफ जाती है तो अचानक से जिसके ओरिजिन सोल में मौजूद उस एंशिएंट ड्रैगन की जो लाइटनिंग थी वो भी यहाँ पर रिएक्ट करने लगती है और हम वांग लिन की आंखों में थंडरस एनर्जी को देखते हैं जिसे देखते साथ ही सारे इंसेक्ट्स यहाँ से 9-11 हो जाते हैं और यहाँ इस फॉग के अंदर मौजूद उनमें से एक बंदा फील कर पाता है कि इनके सामने कोई पावरफुल बीइंग मौजूद है। तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि सीनियर आप जो कोई भी है प्लीज हमारी मदद कीजिए, हम लोग रानियन प्लेनेट से हैं। यहाँ पर ये लोग मन में डिसाइड करते हैं कि इनके पास ये जो स्टोन है ये वांग लिन को दे देंगे अगर वो इसकी जान बचाते हैं। पर यहाँ पे वांग लिन उसे तो ली मुआन को बचाना था और उस जगह पे जाना था जिस जगह के बारे में उस स्क्रोल वाली लड़की ने बताया था और उसके फैमिली के एंसेस्टर से मिलना था। पर तभी वांग लिन अपनी थंडर पावर का यूज करके जब इनकी मदद करता है तो ये लोग भी वांग लिन के इस पावर को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये लोग भले ही थंडर सेलेस्टियल रियलम के अंडर में आते हैं लेकिन इन लोगों ने पहले कभी भी इतना पावरफुल अटैक नहीं देखा था। इसी वजह से ये लोग वांग लिन को कुछ और समझने लगते हैं और जो रैन यू होती है वो वांग लिन की तरफ देखकर रिस्पेक्ट के साथ कहने लगती है कि जूनियर रैन फैमिली के 9th जनरेशन का पार्ट है और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और जूनियर जानना चाहती है कि क्या आप कोई सेलेस्टियल थंडर मैसेंजर हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सन शू शान भी खुद को इस इल्यूजन में फंसा देता है और उसे भी ऐसा लग रहा था कि शायद वांग लिन वाकई में कोई थंडर सेलेस्टियल मैसेंजर है। लेकिन उसके मन में फिर सवाल आता है कि आखिर किसी सेलेस्टियल मैसेंजर जो कि थंडर सेलेस्टियल मैसेंजर है उसका हमारे रानियन प्लेनेट से क्या लेना देना है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ज्यादा कोई कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि किसी को भी इस वक्त वांग लिन की ट्रू कल्टीवेशन लेवल का नहीं पता था। तो वांग लिन इन्हें ऐसा ही प्रिटेंड करवाता है कि इसे भी उसी प्लेनेट पे जाना है। तो सभी लोग साथ में ट्रैवल कर रहे थे कि तभी यहाँ पे वांग लिन यहाँ के जो प्लैनेट्स हैं और बाकी के जो एरियाज हैं उसके बारे में इनसे पूछने लगता है जिस पर इनमें से एक बताने लगता है कि हमारा जो प्लेनेट है वो असल में ज्यादा पावरफुल नहीं है लेकिन ये 1000 इल्यूजन प्लेनेट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन इसका सुनते साथ ही थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है और अपने मन में कहता है कि 1000 इल्यूजन मैंने कहीं तो सुना है लेकिन कहाँ। पर तभी इसके नजरों के सामने लू मई का चेहरा आता है और फिर उसे याद आ जाता है कि हाँ लू मई का जो डोमेन है 1000 इल्यूजन डोमेन है। तो अब वांग लिन के दिमाग में हर एक चीज सेंस बनाने लगती है और वो मन में कहता है कि हो ना हो लेकिन इस प्लेनेट और उसके डोमेन दोनों का कोई कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पर वो लड़की बहुत ही धीमी आवाज में वांग लिन से पूछने लगती है कि वैसे सीनियर आपने हमारी जान बचाई तो क्या हम आपका नाम जान सकते हैं। जैसा कि तुम सभी को पता है कि वांग लिन कितना ज्यादा होशियार है तो वो यहाँ पर अपना एक फेक नाम बताता है क्योंकि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था और उसे अच्छे से पता था कि यहाँ पर लिंग त्यानू ओल्सीर और बाकी सब मिलकर किसी न किसी को तो भेजेंगे। और फिर वांग लिन बताता है कि मेरा नाम शूमू है। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पर ये जो लड़की थी ये बहुत रिस्पेक्ट के साथ और डर के साथ अपने सिर को झुका लेती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि असल में ये जो शू सरनेम वांग लिन ने यूज किया है तो ये जो शू फैमिली है ये प्लेनेट 1000 इल्यूजन में एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही पावरफुल फैमिली है। अब यहाँ पर इन लोगों के लिए ये झटका काफी नहीं था कि तभी वांग लिन यहाँ पर पूछने लगता है कि एक बात बताओ क्या तुम लोगों को डोंगलिन प्लेनेट के बारे में पता है। बस फिर क्या ये लोग डर के मारे और ज्यादा बुरी तरीके से कांप उठते हैं और इनके पैरों तले जमीन खिसकने लगती है। अब यहाँ पर वांग लिन इतने कामली सब कुछ पूछ रहा था बिना इनकी तरफ देखे तो सभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि बंदे के दिमाग में चल क्या रहा है। सभी को लग रहा था कि वांग लिन यहाँ के हर चीज से वाकिफ है। अब यहाँ पे ये लोग जवाब नहीं देते क्योंकि डर के मारे कांप जो रहे थे कि तभी वांग लिन दोबारा इनकी तरफ देखता है और पूछता है कि क्या तुम लोगों को प्लेनेट डोंगलिन के बारे में पता है। अब यहाँ पर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि कांपती हुई आवाज में कहती
है कि सीनियर माफ कीजिएगा, लेकिन ये जो प्लेनेट डोंगलिन है ये नॉर्दर्न डोमेन में सबसे पावरफुल और नंबर 1 प्लेनेट है। अब यहाँ पर वांगलिन नॉर्दर्न डोमेन सुनते साथ ही समझ जाता है कि असल में ये जो ऑल हेवन स्टार सिस्टम है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है और लग रहा है कि मैं नॉर्दर्न डोमेन में हूँ, यानी कि नॉर्दर्न एरिया में। जिसके बाद वो आगे बताती है कि यहाँ इस प्लेनेट के बारे में बहुत से रूमर्स फैले हैं, लेकिन ज्यादातर सच है क्योंकि ये प्लेनेट बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और इस प्लेनेट का एक दूसरा नाम डोंगलिन स्लॉटर ये इससे भी ज्यादा फेमस है। बहुत से लोगों के लिए तो यहाँ से आने वाला हर एक बंदा किसी नाइटमेयर से कम नहीं, क्योंकि एक बार एक ऐसा पर्सन आया था उसने की रातों रात एक पूरी फैमिली को उजाड़ के रख दिया। अब हम देखते हैं कि इन चारों के दिल में खौफ छा जाता है, लेकिन ये सभी लोग वांगलिन के डर की वजह से यहाँ से भाग नहीं सकते थे और ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और फिर फाइनली ये लोग उसी प्लेनेट रानियन पे पहुंच जाते हैं। साथ हम यहाँ पर एक ओल्ड मैन और एक लेडी को देखते हैं और ये लेडी इस ओल्ड मैन के साथ ही 9 स्टार सिस्टम को छोड़ के जा रही थी और उसकी तरफ पलट के देखती है, जो देखकर वो जो ओल्ड मैन था वो उस लड़की से कहता है कि मैं यार अगर तुम नहीं जाना चाहती तो तुम रुक सकती हो। जिसपे वो लड़की जो कि एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल थी वो यहाँ पर कहने लगती है कि मास्टर असल में इस जगह पे मैं पली बड़ी हूँ तो इसी वजह से मेरी भी कुछ यादें हैं। जिस पर हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन हंसता है और कहने लगता है कि वैसे मैं काफी खुश हूँ क्योंकि जो चीज मैं ढूंढने के लिए यहाँ आया था वो मुझे नहीं मिली, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसी एक टैलेंटेड डिसाइपल मिल गई। जब मैं तुमसे मिला था तभी मैं समझ गया था कि वाकई में तुम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो क्योंकि तुम 1000 रूथलेस डोमेन को कल्टीवेट कर रही हो। अब तुम इससे समझ ही गए होगे कि ये कौन है। इसी के साथ वो ओल्ड मैन आगे कहता है कि अब तुम बहुत ही जल्द 10,000 इल्यूजन हेवनली डीमन डोमेन की तरफ बढ़ने वाली हो और तुम्हें मेरे गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये जो ओल्ड मैन है ये असल में ऑल हेवन स्टार सिस्टम से बिलोंग करता है और वहीं पर अभी अपने इस नई डिसाइपल को लेकर जा रहा था, लेकिन इससे पहले इसने इसे हेवन डिफाइंग बीट को भी सर्च करने के लिए भेजा था ताकि ये उस बीट के जरिए से ऑल हेवन स्टार सिस्टम में एंटर हो पाए। इसी के साथ हम देखते हैं कि फाइनली वांगलिन प्लेनेट रानियन में तो पहुंच जाता है, लेकिन आते साथ ही वो फील करता है कि यहाँ पे काफी मिस्टीरियस सी वाइब आ रही है क्योंकि यहाँ पर आते साथ ही वांगलिन की तरफ 3 डिवाइन सेंसेस तेजी से रश करती हैं, जिस वजह से वांगलिन अलर्ट हो जाता है और अपनी पावर को सप्रेस करते हुए कोर फॉर्मेशन तक ले जाता है। वांगलिन भी हैरान था कि यार इस पूरे के पूरे प्लेनेट में बस 3 एक्सटर्नल लेवल के कल्टीवेटर्स हैं, क्योंकि ये जो रानियन प्लेनेट है ये किसी रैंक 6 के कल्टीवेशन कंट्री के बराबरी का है। तो खुद सोचो कि अगर ये प्लेनेट वहाँ पर होता, यानी कि अलायंस स्टार सिस्टम जहाँ पर की त्यानियन प्लेनेट और यहाँ पे सुजाकू प्लेनेट मौजूद है, तो सोचो अगर ये प्लेनेट वहाँ का हिस्सा होता तो भाई कोई ना कोई आकर तो इनकी पूरी की पूरी प्लेनेट को लूट जाता। यहाँ पर काफी दिन बीतने लगते हैं और वांगलिन यहाँ पर खुद को बहुत ही ज्यादा लो लेवल रखता है, जो देखकर कोई भी समझ जाएगा कि ये बस एक कोर फॉर्मेशन का बंदा है। यहाँ पे वांगलिन अच्छे से जानता था कि बाहर बहुत खतरा है, तो जब तक उसकी कल्टीवेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाती तब तक वो प्लेनेट डोंगलिन में नहीं जा सकता। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन जाता है, एक ओल्ड मैन से मिलता है और यहाँ पर अपने लिए रहने के लिए ठीक ठाक घर चुन लेता है। यहाँ पर वांगलिन जिस घर में ठहरा था वो सन फैमिली से बिलोंग करता था, यानी कि उनकी टेरिटरी का ये हिस्सा था और यहाँ पर कोई लोग भी इस पर शक नहीं करते थे क्योंकि वांगलिन का जो कल्टीवेशन लेवल है वो कोर फॉर्मेशन में था। इसी के साथ वांगलिन को अब यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को हायर तो करना था ना, जिसके लिए सेलेस्टियल जेट्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जो सेलेस्टियल लिक्विड था जो कि उसे उस केव में मिला था उसकी बस कुछ ही बूंदे बची थी, जो कि वांगलिन क्रूशियल मोमेंट पर यूज करने के लिए सोच रहा था। तो वांगलिन डिसाइड करता है कि उसे यहाँ पर ट्रेजर्स बनाने होंगे जिन्हें वो बेचेगा और जिनके जरिए से ही उसे सेलेस्टियल जेट्स मिल सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंस मेरे सारे होमीज के लिए कि गाइस अब जो मैं तुम लोगों से कहने जा रही हूँ बहुत ज्यादा सीरियस बात है, तो जरा गौर से सुनना। तो असल में बात यह है कि ये जो चैनल है ये फिलहाल बहुत ही ज्यादा रिस्क पे है, तो हो सकता है कि कल से इस चैनल पे तुम्हें कोई भी वीडियो देखने को ना मिले, बट होप कि ऐसा ना हो और उससे पहले ही सारी चीजें रिजॉल्व हो जाए। पर क्या कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक बैकअप प्लान सोच के रखा है कि अगर बाई चांस चैनल पे कुछ भी इश्यूज आते हैं तो होमीज ये जो तुम थर्ड चैनल देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, तुम लोग जाके इसे सब्सक्राइब करके रख लो। मेरा ये एक बैकअप चैनल है, इस चैनल को कुछ भी होता है तो जो भी नॉवल से रिलेटेड कंटेंट हम यहाँ पे इस चैनल पे देखते थे तो अब से तुम्हें वो उस चैनल पे देखने को मिलेगी। और मैं बस तुम्हें एक बैकअप प्लान के तौर पे बता रही हूँ कि कुछ भी होता है तो सब कुछ तुम्हें फिर उस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो इसलिए मेक श्योर कि तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो ताकि तुम्हारे और मेरे बीच का ये जो कनेक्शन है ये ना टूटे। और इस चैनल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब यहाँ पे वांगलिन क्या करता है कि वो अपने बैग ऑफ होल्डिंग से बहुत से रिफाइनिंग मटेरियल्स को बाहर निकालता है और अपने मुंह से थोड़ी बहुत ओरिजिन एनर्जी को बाहर निकालता है, जिसके साथ ही वांगलिन के डिवाइन इंटेलेक्ट के जरिए से जैसे ही ये जो एनर्जी इन मटेरियल्स पे गिरती है तो ये 3 चीज में बदल जाती है। पहला एक हेयर पिन, दूसरा एक फ्लाइंग स्वॉर्ड और तीसरा एक ब्रॉन्ज मिरर। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन अब क्या करता है इन्हें और ज्यादा खास बनाने के लिए तो उसने सुजाकू प्लेनेट पर सीखे गए अपने उस टाइम डोमेन के बारे में जो भी उसे नॉलेज थी वो यहाँ पर उसे
इस ब्रॉन्ज मिरर में लैंड करता है और अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड के ऊपर ये बस एक टेलीपोर्टेशन को इम्प्रिंट करता है। और रही बात उस हेयरपिन की, तो यहाँ पर वो लूमे के उस 1000 इल्यूजन डोमेन का यूज करता है, लेकिन नॉन वायलेंस फॉर्म में। और वांग लिन इस वक्त इतने अच्छे खासे स्टेट में था कि वो इन सभी को बहुत ही अच्छे से कॉपी कर पा रहा था। हालांकि हम जानते हैं कि वांग लिन को इस वेपन रिफाइनिंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है और ना ही ज्यादा नॉलेज था, लेकिन उसका जो दाव, उसकी जो कल्टीवेशन लेवल है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर जो वांग लिन की अंडरस्टैंडिंग है वो शायद ही किसी की इतनी ज्यादा हो। तो वांग लिन ठीक ठाक क्वालिटी के जो ट्रेजर्स है इन्हें बना लेता है, लेकिन वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं था। पर तभी उसकी नजर उस मिरर पे जाती है तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं इसकी प्राइस को बढ़ाने के लिए इस पर इनहेरिटेंस को भी लगा दूं। जिसके बाद वांग लिन थोड़ी कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम रहता है। पर तभी वांग लिन दिमाग लगाता है कि मुझे इनहेरिटेंस की जगह इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए ताकि थोड़ा बहुत इफेक्ट इस पे आ ही जाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगली सुबह हो जाती है और फाइनली वांग लिन इन्हें बना ही लेता है। जिसके साथ ही वांग लिन एक मार्केट के अंदर जाता है, जहाँ पर वो एक शॉप के पास जाकर पूछता है कि आखिर वो चीजों को सेल कहाँ कर सकता है। अब ये बंदा मन ही मन सोचता है कि इसकी तो कल्टीवेशन भी हाई नहीं, बस एक कोर फॉर्मेशन का ये बंदा है, तो आखिर ये कैसे उम्मीद कर सकता है कि कोई इससे कोई चीज खरीदेगा। और वांग लिन इसका कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप आगे चला जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक शॉप मौजूद थी जो कि बाकी के जो शॉप्स थी ना इससे काफी ज्यादा एलिगेंट लग रहा था। और यहाँ पर इस शॉप के ऊपर ही बहुत बड़े बड़े लेटर्स में लिखा था ग्रीन बैम्बू पवेलियन। इस जगह में वांग लिन का इंटरेस्ट तो आता है, लेकिन वो जाता नहीं कि तभी वो आगे बढ़ता है और हम देखते हैं यहाँ पर वांग लिन के सामने बड़े बड़े अक्षरों में स्पिरिट स्टोन से लिखा था वोल पवेलियन। और ये पवेलियन किसी इल्यूजनरी पवेलियन जैसा लग रहा था। यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, जिस वजह से वांग लिन जानता था कि यहाँ जाना ठीक नहीं, तो वो पलट कर दूसरी जगह जाने लगता है। पर तभी वो एक बंदे से टकराता है जो कि उसे देखते साथ ही बहुत ही अजीब सी निगाहों से कहता है कि क्या तुम्हें रूल्स का नहीं पता। यहाँ पर जो आसपास के स्पिरिट स्टोन्स थे ना, इससे इस जगह पर एक अलग ही प्रेशर बन रहा था। लेकिन वांग लिन जिसकी कल्टीवेटर एक्सेलेंट स्टेज पे है, तो वो बिल्कुल शांत रहता है। जो चीज देखकर ये बंदा भी सोचता है कि आखिर ये कैसा इंसान है। जिसके बाद वो बताने लगता है कि जिनकी कल्टीवेशन नैनसन सोल स्टेज से कम है वो लोग एंटर नहीं कर सकते, साथ ही जिनके पास 1000 हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स नहीं है वो भी एंटर नहीं कर सकते, और अगर अंदर आ भी गए तो भी बिना ट्रेड किए बाहर नहीं जा सकते। तो अगर तुम्हारे पास ये चीजें नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि तुम एंटर कर पाओगे। ये सुनकर वांग लिन इमीडिएटली अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और कहता है कि क्या आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन का हुलिया देखकर ये जो बंदा था ये काफी सालों से यहाँ पर रहा है, उसने काफी सारे ट्रेजर्स को देखा है। इसी वजह से वांग लिन के हुलिये और इस तलवार को देखकर बिना इसे चेक किए वांग लिन के मुंह पे कहता है कि नहीं, हम ऐसी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अब यहाँ पर वांग लिन की सटक जाती है, भले ही वो कुछ बोले ना, लेकिन उसकी नजरें काफी होती है। और जिस हिसाब से वांग लिन इसे घूर रहा था ना, ये जो आदमी था ये हांफते कांपते इमीडिएटली पीछे हटना शुरू कर देता है। वांग लिन कुछ नहीं कहता और यहाँ से जाने लगता है। पर तभी एक पीछे से वॉइस आती है जो कि इस बंदे से कहती है कि लू फेंग, क्या यहाँ पे कुछ हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बहुत ही बूढ़ा आदमी बाहर आता है, लेकिन इससे पहले कि वो वांग लिन को देख पाता, वांग लिन यहाँ से जा चुका था। साथ ही यहाँ पर लू फेंग नाम का ये बंदा उसे बता देता है कि एक बंदा आया था जो कि कोर फॉर्मेशन में था और उसके पास एक फ्लाइंग स्वॉर्ड थी और मुझे खास नहीं लगी, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। इसी के साथ वांग लिन दूसरे दुकान पे जाता है, वहाँ पर भी अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को दिखाता है, लेकिन ये बंदा जैसे ही इसे हल्के से डिवाइन सेंस से चेक करता है तो वो पाता है कि ये एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड है। पर वो अगले ही पल शॉक्ड हो जाता है ये देख कर कि ये ऑर्डिनरी सी दिखने वाली स्वॉर्ड, इसके अंदर एक मिस्टीरियस सा स्पेल छिपा हुआ है। अब यहाँ पर वो बंदा पूरी तरीके से कांप उठता है और हैरानी से वांग लिन की तरफ देखता है, जिसपे वांग लिन कहता है कि जब तक आप इसे ट्राई नहीं करेंगे आपको पता कैसे चलेगा। यहाँ पर ये बंदा इस तलवार को लेता है और जैसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इस पे डालता है जिससे स्पेल एक्टिवेट होती है, तो अचानक से ये जो स्वॉर्ड थी ये 100 किलोमीटर से थोड़ी सी ज्यादा दूरी पे टेलीपोर्ट हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पर ये शॉपकीपर जो कि नैनसन सोल स्टेज पे था उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होता है। वो समझ जाता है कि इस पर एक टेलीपोर्टेशन स्पेल लगाया गया है। अब वो वांग लिन को इनके बदले 50,000 हाई क्वालिटी के स्पिरिट स्टोन्स देने का वादा करता है और कहता है कि मैं इतना दे सकता हूँ, जिस पे वांग लिन कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई हाई लेवल का कोई बंदा यहाँ पर इसे ट्राई करे तो मुझे यकीन है कि इसकी कीमत बढ़ सकती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बंदा बाहर आता है जो कि आते साथ ही वांग लिन की तरफ देखता है, लेकिन बिना किसी टाइम वेस्ट किए वो सीधा उस स्वॉर्ड को पकड़ते हुए उसे चलाता है। अब यहाँ पर इस बार क्योंकि एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन का बंदा इसे यूज कर रहा था, जिसका मतलब ये है कि सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का भी वो यूज कर रहा था, तो यहाँ पर ये जो स्वॉर्ड थी ये अब 500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पे टेलीपोर्ट होती है और दूसरे इशारे के साथ ही वापस से इस बंदे के सामने आ जाती है जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे था और इसके आसपास घूमने लगती है। जिसके बाद ये बंदा भी हैरान था इसकी पावर्स को देखकर और वो यहाँ पर हांफते कांपते कहता है कि ये तो किसी सेलेस्टियल ट्रेजर जैसा है, जो देखकर वांग लिन मन ही मन हंसने लगता है। और तभी ये बंदा कहने
लगता है कि मुझे लगता है कि ये तुम्हारी फैमिली का कोई ट्रेजर है, क्या तुम वाकई में इसे सेल करना चाहते हो? यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन हाँ में जवाब देते हुए इस स्वॉर्ड को बेच देता है और इसके बदले वांग लिन को 3000 सेलेस्टियल जेड्स मिलते हैं। अब यहाँ पर ये जो बंदा था जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज पे था, वो वांग लिन से कहता है कि सुनो, तुम्हारे पास कोई और ट्रेजर है? अब यहाँ पे वांग लिन अपने पास से उस मिरर को बाहर निकालता है और ये बंदा जैसे ही अपनी डिवाइन सेंस से चेक करता है तो वो इसके अंदर उस इनहेरिटेंस जो कि वांग लिन ने रिस्ट्रिक्शंस के जरिए से लगाया था उसे देखकर शॉक्ड था। जिसके बाद वांग लिन इसके लिए 40,000 सेलेस्टियल जेड्स से ज्यादा की डिमांड करता है और ये जो यहाँ पे एल्डर होता है ये जानता था कि बाद में इसे भी सेलेस्टियल जेड्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो फिलहाल वांग लिन से वो ट्रेजर बाय कर लेता है और मन में प्लान बनाता है कि बाद में तो मैं इससे लूट ही लूंगा। इसी के साथ तो वांग लिन सब कुछ बेच के अब जैसे ही बाहर को जाता है और जैसे ही थोड़ी दूरी पे पहुंचता है तो वांग लिन फील करता है कि कोई इसे फॉलो कर रहा है। बेसिकली यहाँ पर एक बंदा वांग लिन के सेलेस्टियल जेड्स को ही लूटने आया था और तुम समझ गए होगी कि किसने इसे भेजा था। वांग लिन पे ये अटैक करता है लेकिन वांग लिन इसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब ये बंदा भागने को दौड़ता है तो वांग लिन इसका पीछा करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे पता लगाना था और रंगे हाथों पकड़ना था। वांग लिन इसे बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड भी करता है लेकिन ये हाफते कांफते सीधा सन फैमिली के पास पहुंच जाता है जहाँ पर ये सभी को सारी बातें बता देता है और पीछे से वांग लिन भी आ जाता है और इस बंदे की बातें सुनकर सभी इस पर यकीन करते हुए वांग लिन की तरफ अटैक के लिए दौड़ते हैं और तभी एक तेज लाउड वॉइस आती है और सभी लोग यहाँ पे फ्रीज हो जाते हैं सिवाय वांग लिन को छोड़ के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।